अभिवादन। आज हम मध्य प्रदेश के पानी के खजालों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें प्रदेश के जिलेवार जलाशयों मतलब तालाबों, झीलों और बांधों की एक सूची है, और कुछ के साथ तो बड़ी दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियां और वो तथ्य जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों को थोड़ा खंगालते हैं। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन सा तालाब कहाँ है, बल्कि ये समझना है कि इन नामों के पीछे क्या दास्तानें छुपी हैं, इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वजन क्या है। ये एक तरह से मध्य प्रदेश के पानी में घुले इतिहास और भूगोल को पढ़ने की कोशिश होगी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मध्य प्रदेश और पानी का रिश्ता तो बहुत गहरा है। हम सबने सुनाई है भोपाल झीलों की नगरी और जबलपुर 52 ताल तलैयों का शहर। जी। ये सिर्फ उपनाम नहीं है, ये पहचान है। तो यहीं से शुरू करते हैं। भोपाल, ये नाम सुनते ही झीलों की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती है ना? जी बिल्कुल। भोपाल की पहचान ही उसकी झीलें हैं। स्रोत में देखें तो भोजताल, शाहपुरा लेक, मोतिया तालाब, छोटा तालाब, मुंशी हुसैन खान तालाब, नवाब सिद्दीकी हसन खान तालाब, कई नाम दिए गए हैं। और ये महज पानी के भंडार नहीं है, ये शहर की धड़कन का हिस्सा है, उसकी आत्मा कह सकते हैं। भोजताल को ही लें, जिसे बड़ा तालाब भी कहते हैं। राजा भोज के समय से इसका जिक्र मिलता है। हालांकि आज का स्वरूप तो जाहिर है बाद के निर्माणों का नतीजा है। हाँ, और शाहपुरा झील के बारे में स्रोत में एक दिलचस्प जानकारी मिली। बताया गया है कि ये पहले एक प्राकृतिक झील थी, जिसे बाद में 1974-75 में बेतवा सिंचाई योजना के तहत विकसित किया गया। मतलब प्रकृति की देन को इंसान ने अपनी जरूरत के हिसाब से संवारा। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे समय के साथ हमने प्राकृतिक संसाधनों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला है। खासकर सिंचाई और जल प्रबंधन की बढ़ती मांगों को देखते हुए ये विकास और प्रकृति के बीच वो निरंतर चलते संवाद और कभी-कभी संघर्ष को भी दिखाता है। और ये भी सोचने वाली बात है, जिसका जिक्र शायद स्रोत में सीधे तौर पर नहीं है, कि इस बदलाव का स्थानीय पारिस्थितिकी पर क्या असर पड़ा होगा। वो पहलू भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का मामला नहीं, पर्यावरण का भी है। अच्छा, अब चलते हैं जबलपुर 52 ताल तलैयों का शहर। ये उपाधि तो कमाल की है। 50 से ज्यादा ताल तलैये, सोच करी वाह। जी हाँ, और इस उपाधि का श्रेय जाता है गोंडवाना की वीर रानी दुर्गावती को। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, कि उन्होंने न केवल अभूतपूर्व वीरता से शासन किया, बल्कि जल संरक्षण और प्रबंधन पर भी उतना ही ध्यान दिया। ये उस दौर के शासकों में, खासकर अगर हम महिला शासकों की बात करें, तो एक असाधारण दूरदर्शिता दिखाता है। मतलब युद्ध और किलेबंदी के साथ साथ पानी जैसी बुनियादी जरूरत पर उनका फोकस सचमुच सराहनीय है। वाह, रानी दुर्गावती वाकई दूरदर्शी थी। स्रोत बताता है कि उन्होंने कई तालाब बनवाए और उनके नाम भी बड़े सोच समझ कर रखे, जैसे अपने नाम पर रानी ताल, अपनी सेविका के नाम पर चेरी ताल। हाँ, और अपने ससुर संग्राम शाह के नाम पर संग्राम सागर, और अपने सबसे भरोसेमंद दीवान आधार सिंह कायस्थ के नाम पर आधार ताल। बिल्कुल, ये नामकरण उस दौर के रिश्तों और सम्मान की कहानी कहते हैं, है ना? हाँ, ये महज नामकरण नहीं था, ये उस समय के शासकों का एक तरीका था अपने परिवार, अपने विश्वसनीय सलाहकारों और महत्वपूर्ण सहयोगियों को सम्मान देने का, उनकी स्मृति को स्थायी बनाने का। साथ ही ये तालाब जलापूर्ति सुनिश्चित करके राज्य की स्थिरता और समृद्धि में भी योगदान देते थे। तो ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं थे, बल्कि सत्ता, स्मृति, सामाजिक जुड़ाव और सम्मान के, आप कह सकते हैं, बहुआयामी प्रतीक थे। हर तालाब के पीछे एक कहानी, एक रिश्ता जुड़ा है। ये तो हुई रानी दुर्गावती की बात, लेकिन कुछ जलाशयों का इतिहास तो और भी ज्यादा पुराना है। इतना पुराना कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे आगर मालवा का मोती सागर तालाब। स्रोत के अनुसार इसकी खुदाई 1052 ईस्वी में अपंग बंजारा नामक व्यक्ति ने शुरू करवाई थी। सोचिए, लगभग 1000 साल पहले, 1052 ईस्वी। 1000 साल से भी ज्यादा, सच में। ये हमें जल स्रोतों की अद्भुत निरंतरता और मानव सभ्यता के लिए उनके स्थायी महत्व की याद दिलाता है। और ये अपंग बंजारा का जिक्र भी, ये भी महत्वपूर्ण है। बंजारे, जो घुमंतू व्यापारी समुदाय थे, वो अक्सर व्यापार मार्गों पर पानी के स्रोत जैसे कुएं या तालाब बनवाते थे।
तो ये दिखाता है कि जल संरचनाओं का निर्माण सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि व्यापारी समुदाय और शायद आम लोग भी करवाते थे। ये उनके सामाजिक योगदान और शायद पुण्य कमाने की भावना को दर्शाता है। जरा सोचिए, उस वक्त बिना आज की मशीनों के इतना बड़ा तालाब कैसे खोदा गया होगा? क्या मेहनत लगी होगी। सच में ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी तरह की एक और प्राचीन मिसाल है धार जिले में मुंज सागर झील। स्रोत बताता है कि इसे परमार शासक वाकपति मुंज द्वितीय ने अपने नाम पर बनवाया था। परमार वंश नाम आते ही राजा भोज याद आते हैं। बिल्कुल। परमार वंश और खासकर राजा भोज मालवा क्षेत्र में कला, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। भोजपुर का वो अधूरा शिव मंदिर या भोपाल का भोजताल, जिसे हम बड़ा तालाब कहते हैं, उनके विजन के उदाहरण हैं। तो मुंज सागर झील उसी शानदार विरासत का ही हिस्सा है। ये दिखाता है कि परमार शासकों ने न सिर्फ भव्य मंदिर और किले बनवाए, बल्कि जल प्रबंधन जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं पर भी उतना ही ध्यान दिया, जो जाहिर है राज्य की कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। और ये सिलसिला सिर्फ मालवा तक ही सीमित नहीं था। पन्ना जिले में भी ऐतिहासिक झीलें हैं। स्रोत में धर्म सागर झील का जिक्र है, जो गोंड शासक मदन शाह की याद में मूर दुर्गा पहाड़ी की तलहटी में बनी है। साथ ही लोकपाल सागर का भी उल्लेख है, जिसे राजा लोकपाल सिंह ने अपने नाम पर बनवाया था। हाँ, धर्मसागर झील गोंड शासकों के योगदान का एक प्रमाण है। गोंडवाना का इतिहास भारत के मध्ययुगीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर अक्सर अनदेखा किया गया अध्याय है। रानी दुर्गावती भी तो इसी वंश की थीं। तो ये जलाशय न केवल पानी उपलब्ध कराते थे, बल्कि स्थानीय पहचान और गोंड समुदाय के गौरव के प्रतीक भी थे। लोकपाल सागर का नामकरण भी शासक के नाम पर है, जो उस परंपरा को जारी रखता है। ये दर्शाता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों और समुदायों ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है इन जल संरचनाओं पर। अच्छा, अब कुछ ऐसे जलाशयों की बात करते हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है या उनसे जुड़े कुछ खास कहानियां या महत्व हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। जैसे सागर शहर की लाखा बंजारा झील। स्रोत कहता है कि ये किले के पास है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, और इसका नाम लाखा बंजारा नाम के एक बेहद अमीर, शायद घुमंतू व्यापारी के नाम पर पड़ा है। बंजारों का फिर से जिक्र। हाँ, और लाखा बंजारा का नाम जुड़ना इस बात को और पुख्ता करता है कि व्यापारी वर्ग भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण कार्यों में योगदान देता था, खासकर पानी से जुड़े कामों में। ये झीलें सिर्फ राजाओं की बपौती नहीं थीं। लाखा बंजारा की कहानी शायद लोक कथाओं में भी जिंदा हो। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये झील उस समय के व्यापार मार्गों, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक संरचना की भी गवाही देती है। एक व्यापारी का नाम एक प्रमुख झील से जुड़ना उसके सामाजिक रसूख को भी तो दिखाता है। ये दिलचस्प नुक्ता है। इसी तरह स्रोत में इंदौर के यशवंत सागर का जिक्र है। बताया गया है कि इसके पास लोटस वैली नाम का एक पिकनिक स्पॉट भी है, और छतरपुर का गंगाऊ बांध, जो केन और सिमरी नदियों पर बना है। ये थोड़े आधुनिक उदाहरण लगते हैं। बिल्कुल। यशवंत सागर जैसे जलाशय दिखाते हैं कि कैसे समय के साथ इन जल निकायों का उपयोग बदला है। आज ये पीने के पानी और सिंचाई के साथ साथ मनोरंजन, पर्यटन और शहरी जीवन के लिए एक सुकून की जगह भी बन गए हैं। दूसरी तरफ गंगो बांध आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक है। ये नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने, बड़े पैमाने पर सिंचाई संभव बनाने और हाँ, बिजली उत्पादन के लिए भी बनाए जाते हैं। ये दिखाता है कि पानी की ज़रूरतें और उसे प्रबंधित करने के तरीके कैसे विकसित हुए हैं। छोटे तालाबों और बावड़ियों से लेकर बड़े बड़े बांधों तक का सफ़र। आपने बावड़ियों का जिक्र किया। स्रोत में रीवा की रानी झील का उल्लेख है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये रीवा की सबसे पुरानी ज्ञात बावड़ियों में से एक है। बावड़ी मतलब सीढ़ीदार कुआं। हाँ, बावड़ी या बावली ये भारत की जल प्रबंधन विरासत का एक अद्भुत और अनूठा हिस्सा है। ये सिर्फ पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं थीं, अक्सर ये वास्तुकला के शानदार नमूने होती थीं, जिनमें नक्काशीदार खंभे, मेहराब और कभी-कभी तो कमरे भी होते थे। ये सामाजिक मेलजोल की जगहें भी थीं, खासकर महिलाओं के लिए। तो रानी झील का एक बावड़ी होना उसे और भी खास बनाता है। ये उस परंपरागत ज्ञान और तकनीक का प्रतीक है जो हमने पानी सहेजने के लिए विकसित किया था। ये तो सचमुच अद्भुत है। अब स्रोत में कुछ और जलाशयों के नाम भी दिए गए हैं, जिनका शायद उतना विस्तृत विवरण नहीं है, लेकिन उनका उल्लेख करना जरूरी है। जैसे अलीराजपुर का सिंध सागर, दतिया का सीता सागर,
शाजापुर का गिरवड़ तालाब, बैतूल का तेलिया तालाब, रतलाम का अमृत सागर तालाब, धार का एक और जलाशय, बनी सागर डैम और पन्ना के दो और नाम, देवी सागर और भूप सागर। ये सूची तो काफी लंबी है। में हर क्षेत्र में पानी के स्रोतों का एक जाल सा बिछा हुआ है। सिद्ध सागर, सीता सागर, गिरवर, तेलिया, अमृत सागर, बनी सागर, देवी सागर, भूप सागर। हर नाम के पीछे शायद कोई स्थानीय कहानी छुपी होगी, कोई इतिहास, किसी समुदाय का प्रयास या किसी शासक की छाप, भले ही हमारे स्रोत में उसका ब्यौरा ना हो। ये महज पानी के गड्ढे नहीं हैं, ये उस प्रदेश की रगों में बहती जल संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। जैसे सीता सागर, नाम रामायण से जुड़ाव का संकेत दे सकता है। तेलिया तालाब शायद किसी तेली समुदाय से जुड़ा हो। अमृत सागर नाम पानी के जीवनदायी महत्व को दर्शाता है। तो इस पूरी चर्चा से हमने मध्य प्रदेश के कुछ जाने अनजाने जलाशयों की दुनिया की एक झलक देखी है। ये साफ है कि ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, ये इतिहास की परतें खोले हुए हैं, ये संस्कृति के आईने हैं और स्थानीय पहचान के जीवंत प्रतीक भी हैं। हमने देखा कि कैसे राजाओं, रानियों, वीर सेनापतियों, अमीर व्यापारियों और गुमनाम समुदायों ने भी इन जीवनदायी संरचनाओं को बनाने और सहेजने में अपनी भूमिका निभाई। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम क्या समझें इस सब से? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये उभर कर आती है कि पानी हमेशा से हर दौर में मानव जीवन, समाज और सभ्यता के विकास के केंद्र में रहा है। ये जलाशय हमें इसी सनातन सत्य की याद दिलाते हैं। ये केवल भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, हमारी पारिस्थितिकी संपत्ति हैं और अक्सर हमारी सांस्कृतिक पहचान की धुरी भी होती हैं। इनसे जुड़ा इतिहास हमें जल संरक्षण और प्रबंधन के उन पारंपरिक तरीकों और ज्ञान की भी याद दिलाता है जिन्हें शायद हम आज कुछ भूलते जा रहे हैं। ये उस दौर की इंजीनियरिंग कुशलता और सामुदायिक भागीदारी के भी स्मारक हैं। ये बात तो सोचने वाली है, पारंपरिक ज्ञान। बिल्कुल। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है, क्या अपने शहर, गांव या कस्बे के किसी पुराने तालाब, झील या बावड़ी के इतिहास को जानना, उसकी कहानी को समझना, क्या ये उसके प्रति हमारे नजरिए को बदल सकता है? दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शायद तब हम उन्हें सिर्फ पिकनिक स्पॉट या पानी की टंकी की तरह ना देखें। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं कि शायद हम उन्हें इतिहास की जीती जागती किताबों की तरह देखें, सामुदायिक मेहनत की निशानियों और कुदरत के अनमोल तोहफों की तरह। हाँ बिल्कुल, और हो सकता है कि इस बदले हुए नजरिए से ही उनके संरक्षण और सम्मान की भावना ज्यादा मजबूत हो। ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या ये ऐतिहासिक जलाशय हमें आज के जल संकट से निपटने के लिए भी कोई सबक दे सकते हैं? शायद।